गुड मॉर्निंग एवरीवन। इक्विवेलेंट वेट क्लास 11th हम लोग 2 वीडियो लेक्चर देख चुके थे और उसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड तक निकालना सीखा था। कंपाउंड में मैंने आपको 2 तरीका बताया था। पहला, या तो आप सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, या फिर हम लोगों ने क्या किया था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन निकाला था। अब हम लोगों के लिए क्या है, तीसरा एप्लीकेशन आपका क्या है, कैसे आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करोगे, किसके लिए, तो फॉर एसिड। इक्विवेलेंट वेट एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करें, तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। किसी आयन से कितने H प्लस आयन आप रिप्लेस कर सकते हो, जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज होगा, कोई एसिड जितना नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, बेसिसिटी। जैसे हम लोग कुछ कर लें, कुछ एसिड को देख लें। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, इधर मैं एसिड लेता हूं, इधर हम लोग क्या करें, बेसिसिटी कैलकुलेट करें और यहां इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सीखें। फॉर एग्जांपल HCl, CH3COOH। इधर एक और आप ध्यान रखोगे, बोरिक एसिड H3BO3। ये बोरिक एसिड, इन सब का बेसिसिटी कितना होता है, 1 होता है। मतलब एक ही हाइड्रोजन आयन ये सारे एसिड रिलीज करेंगे। और कौन से हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे ये भी हम लोग समझ लें। तो जो हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है वही हाइड्रोजन आपका रिलीज होता है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स विथ क्लोरीन। तो ये चार के साथ जब आपके हाइड्रोजन हो जुड़ा हुआ डायरेक्टली, तो वो आपके हाइड्रोजन इजीली रिलीज होते हैं किसी किसी के साथ, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ। तो जब बेसिसिटी 1 हो, हम इसका नाम रखते हैं मोनो बेसिक एसिड। और यदि आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना, 1, इट में सिंपली आपका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। आप एक और एसिड को देखो, लाइक सल्फ्यूरिक H2SO4, लाइक H3PO3। इन सारे का बेसिसिटी कितना, 2। अब H3PO3 में हाइड्रोजन आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ोगे तो वहां स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे हम लोग, और वहां ये क्लियर होगा कि 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो 2 हाइड्रोजन इजीली रिलीज होते हैं, इसलिए बेसिसिटी आपकी 2 होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। और इस भाई साहब का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। एक और हम लोग कंसिडर करें, एक एसिड आप ले लो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। यहां 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए होंगे, इसलिए बेसिसिटी आपकी 3, और आप इसे नाम दोगे ट्राई बेसिक एसिड। और यहां इक्विवेलेंट वेट हम लोग कंसिडर कर लेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। तो इस तरीके से हम लोग एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अपना है चौथा एप्लीकेशन। यदि आप देखो तो एप्लीकेशन 4 होता है क्या, कि एप्लीकेशन 4 हम लोग काम करेंगे किसके लिए, तो फॉर बेस के लिए। ये बेस, अगर इक्विवेलेंट वेट आप बेस का निकालते हो तो हम लोग कैलकुलेट कर लें क्या, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एसिडिटी। जैसे आपने बेसिसिटी सीखा कि बेसिसिटी का मतलब था नंबर ऑफ द H प्लस आयन व्हिच इज रिलीजेज फ्रॉम एन एसिड। अब एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन
which is releases from base. कोई भी बेस कितना OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है वही उसका एसिडिटी कहलाता है। तो मैं एसिडिटी को डिफाइन कर लूं कि टोटल नंबर ऑफ OH माइनस आयन which is रिलीजेज। और कुछ बेस हम लोग अगर सेलेक्ट करें और यहां आप एसिडिटी ले लो और इधर हम लोग बात कर लें इक्विवेलेंट वेट की, तो बेस अगर आप फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के बेस को कंसीडर करते हो लाइक NaOH, KOH, RbOH, इन सारे से एक ही OH माइनस आयन आपके रिलीज होंगे, इन सारे से एक ही OH माइनस आयन रिलीज होंगे, इसलिए जो एसिडिटी होगा आपका कितना 1। और ऐसे बेस क्या कहलाएंगे मोनो एसिडिक बेस। और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1। इट मीन सिंपल क्या मॉलिक्यूलर वेट। अब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हम लोग ले लें BeOH होल 2 लाइक CaOH होल 2, तो यहां पे एसिडिटी 2 और ऐसे एसिड का ऐसे बेस का नाम हम लोग बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। और यहां जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। और यदि आप बोरॉन फैमिली यानी थर्ड ग्रुप एलिमेंट कंसीडर करते हो एल्यूमिनियम AlOH होल 3, तो हम लोग यहां लेंगे 3, इसे बोल देंगे ट्राई एसिडिक बेस और इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। आई होप यहां तक हम लोग समझ गए होंगे। अब आप कॉपी करेंगे फिर इसके आगे हम बात करते हैं। अब जब हम लोग एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल चुके तब इन सब में अगर आप ध्यान से देखो तो मोनो बेसिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट उस एसिड के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। उसी तरीके से यदि आप यहां ध्यान दो कि मोनो एसिडिक बेस यदि कंसीडर करोगे तो मोनो एसिडिक बेस का इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। इसका मतलब चाहे आप मोनो बेसिक एसिड लो चाहे मोनो एसिडिक बेस लो, उसका इक्विवेलेंट वेट कभी भी किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे एसिड जिसकी बेसिसिटी 1 से ज्यादा हो और ऐसे बेस जिसकी एसिडिटी 1 से ज्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीबेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग पॉलीबेसिक एसिड पॉली एसिडिक बेस के लिए कैसे काम करें तो थोड़ा इसको समझते हैं। अब हम अगर बात करें एक पॉइंट सबसे पहले हम लोग जान लें कि फॉर मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस equivalent weight is same in all acid base reaction। यानी सारे के सारे एसिड बेस रिएक्शन में जो मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस होते हैं उसके इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या होंगे सेम होंगे। लेकिन अगर मैं बात कर लूं फॉर पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस इक्विवेलेंट वेट इज different in different acid base reaction because it
डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान देंगे भाई, ये बात तो समझ में आ गई कि पॉलीबेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट एसिड बेस रिएक्शन में डिफरेंट होगा, क्योंकि ये नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब भी ये होता है, वैलेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं कि H3PO4, अब H3PO4 हमको पता है कि ये एसिड है और इसकी बेसिसिटी 3 थी। अगर ये 1 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कर ले और आप फिर से H3PO4 ले लो और इस H3PO4 को 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो। तीसरा, आप H3PO4 लो और यहां 3 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एसिड बेस रिएक्शन खुद से बना सकते हो। अब मुझे पता है कि H3PO4 से 3 H+ आयन आने वाले हैं और NaOH से अभी एक ही OH- आयन आएगा, तो एक OH- आयन को न्यूट्रल करने के लिए अपने को एक ही H+ का रिक्वायरमेंट होगा और इसका H+ और इसका OH- मिलके 1 मोल वाटर बनाएगा और बाकी जो बच गए वो आपके साल्ट बना देंगे NaH2PO4। अगर H3PO4 आप यहां देखो तो यहां 2 OH- आयन आ रहा है, इससे मैक्सिमम आप 3 H+ ले सकते हो, लेकिन 2 ही OH- आ रहे हैं, तो 2 OH- को न्यूट्रल करने के लिए आपको 2 H+ का रिक्वायरमेंट होगा और आप यहां पे 2H2O रखोगे तो आपका जो बाकी बचा Na2 बच गया है, यहां से HPO4 बच गया। ये आप रिएक्शन भी कंप्लीट करते जा रहे हो, यहां से 3 मोल OH- आयन आ रहे हैं, 3 मोल को OH- को न्यूट्रल करने के लिए अपने को 3 मोल H+ चाहिए, तो यहां से आप 3 मोल H2O बनाओगे और यहां बनेगा आपका Na3PO4। इट मीन्स यहां से एक ही H+ आप यूज कर रहे हो। इस एसिड के लिए वैलेंसी अभी कितना 1, यहां आप 2 H+ यूज कर रहे हो तो अभी इसी एसिड की वैलेंसी कितनी हो गई 2, यहां 3 H+ आप यूज कर रहे हो तो इस समय इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। अब यदि आप बारी बारी से आप इक्विवेलेंट वेट निकालो, इसमें आप निकाल लो पहले रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, तो हम लोग क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द वैलेंसी या बेसिसिटी, और कितने H+ यूज कर रहे हो 1, तो यहां आप 1 से डिवाइड करोगे। यहां H3PO4 दूसरे रिएक्शन की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट और कितना आपका वैलेंसी कंसीडर कर रहे हो 2, तीसरे रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 आप लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। आई होप कि आप इस रिएक्शन से, इस एग्जांपल से समझ चुके होंगे कि पॉलीबेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट एसिड बेस रिएक्शन में डिफरेंट होता है। वहीं मोनोबेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस का इक्विवेलेंट वेट हर एसिड बेस रिएक्शन में सेम होगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। नेक्स्ट 11th वाला जब वीडियो आप देखोगे, इसी इक्विवेलेंट वेट में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या देखेंगे कि यहां से ग्राम इक्विवेलेंस निकालना सीखेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।